हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे, आज की क्लास में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 1 का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। जो कौन सा चैप्टर है हमारा? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आज की क्लास में हम इसका पूरा रिवीजन करेंगे। इस क्लास में हम चीज़ों को स्पीड से रिवाइज करेंगे। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल सॉल्यूशन करना है तो वो आप हमारी डिटेल सॉल्यूशन वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संख्याएं जान लेते हैं कि संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं। संख्याओं को हम दो भागों में बांट देते हैं, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं। ठीक है ना। संख्या पर प्रदर्शित कैसे कर लेंगे इन्हें? कोई भी हमारी संख्या रेखा है, यहाँ बीच में 0 हो जाएगा, इधर पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं और इधर निगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। तो 1 2 इस तरह से हम लोग इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q दोनों हमारे क्या होंगे? दोनों हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q कभी 0 नहीं हो सकता। परिमेय संख्याएं के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? 2/3, -3/5, -2, 8, 7, कुछ भी संख्या हो सकती है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी इन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। वे सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आगे परिमेय संख्याओं को हम फिर से दो भागों में बांट देते हैं, अपूर्णांक परिमेय संख्या और पूर्णांक परिमेय संख्या। पूर्णांक परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 4/2। इसको अगर हम विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो ये एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी, और ये जो आ जाएगा हमारा पूर्णांक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जबकि अपूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम डिवाइड करने पर वो संख्याएं दशमलव में आती हैं। ठीक है, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम या तो परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं या फिर दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं हमारी अपूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। जबकि पूर्णांक परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भाग देने पर एक पूर्ण संख्या के रूप में वे आ जाती हैं। आगे आ जाते हैं पूर्णांक परिमेय संख्याएं। पूर्णांक परिमेय संख्याओं को फिर से हमने दो भागों में बांट दिया, ऋणात्मक और पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक परिमेय संख्या हमारी -∞ टू +∞ सारी संख्याएं होती हैं। इसमें से अगर हम माइनस वाली संख्याओं को यानी ऋणात्मक संख्याओं को अगर हटा दें तो जितनी भी हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं वे सभी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी 0 से ∞ तक की सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को फिर से हम दो भागों में बांट देंगे, यानी 0 अलग कर देंगे और 1 से लेकर ∞ तक की जितनी भी संख्याएं होंगी हमारी वो हम अलग ले लेंगे। तो 1 से लेकर ∞ यानी अनंत तक की संख्याएं जो भी होंगी वो हमारी वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, और 0 पूर्ण संख्याओं से अलग हो जाएगा। आई होप ये क्लासिफिकेशन जो है संख्याओं का वर्गीकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, और भी कुछ संख्याएं इन्हें भी देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक संख्या वो खुद। ये दो गुणनखंड होते हैं उन सभी संख्याओं के, जैसे कि 3, 5, 7 भी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे, या तो ये 1 से विभाजित होगी या फिर 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही 5 या तो ये 1 से विभाजित होगी या 5 से विभाजित होगी। 7 भी या तो 1 से विभाजित होगी या 7 से, और 11 भी या तो 1 से भाग जाएगी या 11 से भाग जाएगी। ठीक है, यानी ये सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। वे सभी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वो संख्या खुद हो गई और एक हो गया।
ठीक है, वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12, 14 एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक चलती रहेंगी ये। 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। इससे पहले जो भी संख्या हमारी आएंगी 1, 2, 3, इनमें से कोई भी हमारी भाज्य संख्या नहीं होती। 3 भी हमारी अभाज्य संख्या होती है, 2 भी हमारी अभाज्य संख्या होती है, और जो 1 है वो ना तो एक भाज्य संख्या है और ना ही एक अभाज्य संख्या है। ना तो ये सारे भाज्य संख्याओं के रूल फॉलो करती है और ना ही अभाज्य संख्या होने के। अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होने ज़रूरी हैं और दोनों ही गुणनखंड अलग अलग होने चाहिए। जो रूल ये 1 फॉलो नहीं करता, ठीक है। और ये 2 संख्याएं जो है ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी जो हमारी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है, और जो 1 होता है, 1 ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, ना भाज्य और ना अभाज्य। अगली संख्याएं आ जाती है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, यानी अगर हम उनको 2 से भाग दें तो वो पूरा कट जाएंगी, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि 2 से अगर हम इन्हें भाग देते हैं तो कोई भी शेषफल नहीं बचता, ये पूरी 2 से कट जाती हैं। अगली आ जाती है विषम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, यानी अगर हम उन संख्याओं को 2 से विभाजित करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो कुछ ना कुछ शेषफल ज़रूर बच जाएगा। जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं होंगी। अगली संख्याएं आ जाती हैं हमारी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, यानी ऐसी संख्याएं जिनका हम HCF अगर निकालें तो HCF निकालने पर उनका जो HCF आएगा वो हमेशा 1 आएगा। बच्चे ज़रूरी नहीं है कि वे संख्याएं हमेशा अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्या हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वे सभी संख्याएं जिनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे कि 2 और 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इन दोनों का अगर मैं HCF निकालूंगी तो वो 1 आएगा, इसलिए ये हमारी सह अभाज्य संख्या होगी। और भी क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? 5, 11, 3, 10 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी संख्याएं आप लोगों को समझ आ गई होंगी। एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कैसे करें। तो बच्चे ये देखिए, जो हमारा प्राकृतिक संख्याओं वाला सर्कल है वो पूरा पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रहा है। तो यानी कि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आएंगी, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और प्राकृतिक संख्याएं तो हमारे इन सारे सर्कल्स के अंदर आ रही हैं, देख रहे होंगे आप। तो सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं, परिमेय भी होती हैं और वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। उसी तरह से अगर परिमेय संख्याओं को ले लें तो जो परिमेय संख्याओं वाला सर्कल है वो पूरा कवर हो जा रहा है किससे? वास्तविक संख्याओं से। तो सभी परिमेय संख्याएं हमारी क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। उसी तरह से अगर मैं पूछने लगूं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कैसे हो जाएंगी? ये जो इतना पार्ट है पूर्ण संख्याओं का, ये तो प्राकृतिक संख्याओं में आता ही नहीं है, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, जबकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। उसी तरह से पूर्णांक संख्याओं को एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि जो सभी पूर्णांक संख्याएं होंगी,
क्या वो परिमेय संख्या होंगी? तो हाँ, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि जो पूर्णांक संख्या वाला हमारा पूरा सर्कल है वो परिमेय संख्याओं के अंदर पूरा पूरा फिट हो रहा है, यानी कि सभी पूर्णांक संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होंगी। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से कर लें उसे। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या आती है? हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के अंदर होते हैं हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के अंदर आ जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के अंदर हमारी कौन सी संख्याएं आ जाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंकगणित का मूलभूत सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि सभी भाज्य संख्याओं को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कोई भी अगर हमारी अभाज्य संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसके गुणनफल के रूप में उसे व्यक्त कर सकते हैं हम। एक एग्जाम्पल ले लेंगे इसका। जैसे कोई भी संख्या है 18, इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से भी भाग हो जाएगी, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसे गुणनखंड करना जो सारी संख्याएं हमारी अभाज्य हों। ठीक है, तो इसे देखिए, 18 एक हमारी भाज्य संख्या है और इसको हमने कैसे लिख दिया? सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। यही तो हमारा अंकगणित का मूलभूत सिद्धांत कहता है कि कोई भी हमारी जो भाज्य संख्या होगी उसे हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारा 580। इसे और सॉल्व करके देख लेते हैं। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो सबसे पहले हम इसे 2 से भाग दे लेते हैं। 2 से भाग हो जाएगा, ये पता चल जाता है हमें 0 को देखकर। अगर हमारा इकाई का अंक 0 है या कोई भी ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, तो ये पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से भाग दे लेते हैं इसको। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 निम 18, 0 ऐसे ही लिख देंगे। फिर से 2 से विभाजित हो जाएगा ये, 2 एक 2, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब इकाई का अंक हमारा 5 आ गया है और 5 देख के हम ये समझ जाएंगे कि 2 से विभाजित नहीं होगी। तो 5 जिन संख्याओं का इकाई का अंक होगा तो वो 3 से विभाजित हो सकती है, क्योंकि 3 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसमें 15 आता है और 15 में 5 होता है इकाई का अंक। 5 से भी हो सकती है, तो हम पहले 3 से करके देख लेते हैं। 3 चौक 12 और 2 14, 25 तो होगा नहीं 3 से, तो ये हमारी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी 5 दूनी 10, 4 बचेगा और 5 ने 45। अब ये 29 आ गया और 29 हमारी एक अभाज्य संख्या होती है, तो यानी कि सिर्फ 29 से ही विभाजित होगी। ठीक है, तो 580 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे वो क्या क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 29। अब 2 हमारा 2 बार आया है, यानी 2 जो गुणनखंड है वो 2 बार रिपीट हो गया, तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख देंगे। जितनी बार भी संख्या हमारी रिपीट होती है वो पावर हम ऊपर लगा देते हैं। 5 गुणा 29, ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का भी हमने एक क्वेश्चन ले लिया है रिवीजन के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्याएं हमें दी हुई होती हैं उनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यानी 24 है, 240 है, ये 240 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये हमारा 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। 2 एक 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छिंग 12, 0, 2 तिया 6, 0। नेक्स्ट क्या है? 2100, ये भी हमारा 2 से हो जाएगा। 2 एक 2 और ये 10 हमें एक साथ पूरा लेना पड़ेगा, तो 2 पंजे 10, पहले 0 लगा दिया है, फिर से 2 से हो जाएगा। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये हमारा 3 से हो जाएगा। 3 एक 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। 5 से होगा ये, 5 तिया 15 और 2 17, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 7 एक 7।
तो ये हमारे दोनों के सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ये गुणनखंड करने अगर आप लोगों को नहीं आ रहे हैं तो आप लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। इस क्लास में हम लोग फटाफट से रिवीजन क्लास ले रहे हैं अपनी, ठीक है। 240 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ओके। और जो 2100 के आए वो है हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ तक ठीक हो गया होगा। इसका जो हमारा HCF होगा वो क्या हो जाएगा। HCF निकालने के लिए हम अपने कॉमन गुणनखंड देख लेते हैं कि कॉमन कौन कौन सा नंबर है। तो इसमें 2 हमारा कॉमन आया है, 3 कॉमन आया है और 5 कॉमन आया है, यानी कि 2 भी दोनों में गुणनखंड है, 3 भी दोनों में है और 5 भी दोनों में है। जैसे 2 है, 2 हमारा 2100 में 2 बार आया है, जबकि 2400 में 4 बार आया है। तो कम कितनी बार आया है, 2 बार। तो HCF को हम HCF में 2 गुणनखंड हम 2 बार लेंगे। 3 पे आ जाते हैं, 3 तो हमारे दोनों में एक एक बार ही आया है। 5 कितनी बार आया है, 5 2100 में 2 बार आया है और 240 में 1 बार आया है। तो हम लोगों को कम बार जिसमें आया है वो चूज़ करना है, यानी 240 में 1 बार आया है तो हम 1 बार ही चूज़ करेंगे। 7 तो हमारा कॉमन है ही नहीं, तो 7 तो हमने लेना ही नहीं है। गुना कर लेंगे इन सबकी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। ये हमारा HCF हो जाएगा। आगे आ जाता है कि इसका LCM कैसे फाइंड करेंगे। LCM के लिए हमें मैक्सिमम टाइम लेना होता है गुणनखंड, यानी 2 हमारा 2 बार रिपीट हुआ है 2100 में और 4 बार रिपीट हुआ है 240 में। तो सबसे ज़्यादा बार इधर आया है 4 बार, तो 2 को हम 4 बार लेंगे गुना 3 तो हमारा दोनों में एक एक बार ही आया है, तो इसमें से ले लो या इसमें से ले लो, एक जगह से कहीं से भी ले लो। 5 हमारा यहाँ 240 में 1 बार आया है और 2100 में 2 बार आया है। तो LCM में तो हम मैक्सिमम टाइम लेते हैं, यानी जो 2100 में 2 बार आया है हम उसको लेंगे गुना, और जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लो, ठीक है। अब इन सब की गुना कर लेंगे और गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा LCM हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना 5 पंजे 25 तिया 75 गुना 7। अब इनकी गुना कर लेंगे, 16 सत्ते 112, 112 के 75 से गुना करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 8400। ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप के अपने क्वेश्चन पर चलते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। हमारा एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी इनके LCM और HCF फाइंड करने हैं और उसके बाद हमें प्रूव करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, HCF और LCM होगा। ये जो होता है ये हमारा HCF और LCM का रिलेशन होता है, यानी दोनों में संबंध होता है कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। इसको हम यहाँ से प्रूव करके देख लेते हैं। जो 336 और 54, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनके HCF और LCM फाइंड कर लेंगे। तो करते हैं कि पहले 2 से भाग हो जाएगी, 2 एकन 2, 1 बचेगा, 2 छिंग 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, अब 3 से हो जाएगा, 3 सत्ते 21, अब ये 7 से होगा। 54 को भी कर लेते हैं, फिर पहले ये 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 3 से भाग हो जाएगा, ये 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। जो 336 के हमारे गुणनखंड आ गए वो हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना
2 गुना 3 गुना 7, और 54 के जो गुणनखंड आ गए वो क्या आ गए, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये दोनों हमारे गुणनखंड हो गए। तो HCF हम निकाल लेते हैं पहले अपना। HCF हमारा आ जाएगा, जो भी हमारा कॉमन गुणनखंड होगा वो हमारा HCF हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 हमारा कॉमन आया है और एक ही बार कॉमन आया है। 3 भी हमारा सिर्फ एक ही बार कॉमन आया है, बाकी यहाँ 3 है तो इसके कॉमन के लिए इसमें है ही नहीं 336 में। 2 भी हमारा यहाँ कॉमन नीचे नहीं है और कोई, है ना, और कोई सा नंबर भी हमारा कॉमन है ही नहीं। तो एक 2 है और एक 3 है, दोनों की गुना कर लेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। और एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में सबसे पहले 2 देखते हैं। 2 हमारा 336 में 4 बार आया है और 54 में एक बार आया है। तो जिस भी नंबर में हमारा मैक्सिमम टाइम कॉमन होता है, यानी 2 हमारा 336 में 4 बार आया है तो हम 4 बार लिखेंगे इसको, 2 3 और 4। 3 तो हमारा दोनों में 336 में एक बार आया है और 54 में 3 बार आया है। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम टाइम लेना होता है, तो 54 में 3 बार आया है तो 3 बार लेंगे, 1 2 और 3। 7 तो हमारा कॉमन है ही नहीं, ये सिर्फ 336 में आया है, तो इसको भी गुणा कर लेंगे। अब सभी संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे। 2 की 4 बार गुणा कर लेंगे, 16 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9 तिया 27 और एक 7, 16 सत्ते 112। 112 की 27 से गुणा करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 3024। ठीक है, इसके आगे हम लोगों को करना क्या होता है, इसमें इतना समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने इसमें HCF और LCM फाइंड किया है। अब 2 संख्याएं, यानी कि फर्स्ट संख्या उसका गुणनफल दूसरी संख्या से और सेकंड वाली संख्या, दोनों का बराबर आना चाहिए HCF और LCM के गुणनफल के। पहली संख्या क्या है हमारी, 336 है और दूसरी संख्या हमारी 54 है। HCF हम लोगों का 6 आया है और LCM हम लोगों का आया है 3024। गुणा कर लेते हैं, इन दोनों की भी गुणा करेंगे और इन दोनों की भी गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद 6 की जब हम इससे गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4, 2 बचेगा कैरी हमारा, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 6 0 0 और 1 ऐसे आ जाएगा, 6 तिया 18। ये हम लोगों का आ गया। इसकी जब हम गुणा करेंगे 336 की गुणा कर लेंगे 54 से, 4 6 24 का 4, 2 कैरी, 4 तिया 12 और 2 14, 1 बचेगा, 4 तिया 12 और 1 13। 5 से गुणा करेंगे, 5 6 30 का 0 3, 5 तिया 15 3 18 का 8 1, 5 तिया 15 और 1 16। जोड़ लेंगे इन्हें, 4 4 8 3 11 1, 6 7 1 8 1। ये दोनों हमारे बराबर आ गए। ठीक है, तो यहाँ आके हमारा ये प्रूव हो गया कि जो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ आके हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं अपने, एक सवाल हमारा और पूछा जाता है इसी वाले रिलेशन से, जो अभी हमने HCF और LCM में संबंध पढ़ा था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है फर्स्ट संख्या और दूसरी वाली जो संख्या है, दोनों का जो गुणनफल होगा वो उनके LCM और HCF दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इसी से हमारा एक तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमसे LCM दे देगा, HCF दे देगा, दोनों में से कोई एक संख्या पूछ लेगा। या इस क्वेश्चन में क्या किया है हमें से कि LCM पूछा है और HCF दोनों संख्याओं का दिया हुआ है और दोनों संख्याएं भी हमें पता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए अलग से LCM फाइंड नहीं करते, बल्कि हमारा जो ये रिलेशन है इसका यूज़ कर लेते हैं।
यानी कि जो हमारी पहली वाली संख्या है वो क्या है 198 और दूसरी संख्या है 240। दोनों का गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, 198 मल्टीप्लाई 240, एलसीएम तो हमें निकालना है इसका, और एचसीएफ क्या है 6। अब 6 यहाँ इसके गुणा में है तो दूसरी तरफ आके भाग में आ जाएगा, यानी 198 गुना 240 और बटे में आ जाएगा 6, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम के। 6 से काट लेंगे इसको, 6 चौक 24, 40 आ जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 198 गुना 40, 40 से इसकी गुणा कर देंगे, 0 तो लास्ट में आ जाएगा। 4 अट्ठे 32 का 2, 3 कैरी, 4 निम 36 और 36 3 39, 3 कैरी फिर से, 4 एकन 4 3 7, ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से और हमारे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है हमारी कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि ये जो संख्या है हमारी, इसको हम सॉल्व करें जहाँ n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो क्या कभी ऐसा होगा कि इस संख्या के लास्ट में 0 आ जाएगा, यानी इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो बच्चे 0 लाने के लिए उस संख्या के गुणनखंड करने पर 2 और 5 का जो एक जोड़ा है वो बनना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि 10 है हमारी एक संख्या, 10 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 5 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही 100 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुना 5 गुना 5 ये हो जाएगा। इस चीज़ से हमें ये पता चल जाता है कि अगर 2 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है तो संख्या में एक 0 आएगा। 2 और 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा ये हो गया और एक ये हो गया, 2 जोड़े अगर बन रहे हैं तो संख्या में 2 0 आ जाएंगे। यानी कि 2 और 5 का एक जोड़ा एक 0 बनाता है, ठीक है ना, और 2 जोड़े होंगे 2 0 बनाएंगे, 3 जोड़े होंगे 3 0 बनाएंगे। हमारी संख्या क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 6 की घात n, यानी ये है। तो 6 क्या होता है, 6 के गुणनखंड अगर हम करेंगे तो वो आएंगे 2 गुना 3, अभाज्य गुणनखंड करने पर इसके 2 गुना 3 आ जाएंगे, 2 3 6 होता है ना, n है n लगा देते हैं। अब इसमें 2 तो आया है लेकिन 5 तो आया ही नहीं, और 0 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है। n क्या है यहाँ, n एक प्राकृतिक संख्या है। और जब इनके अभाज्य गुणनखंड में 5 आया ही नहीं तो 0 भी नहीं बन सकता। ठीक है, इस संख्या के लास्ट में कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब हम लिखेंगे कि चूंकि किसी भी संख्या में इकाई अंक शून्य होने के लिए दो गुणा 5 का कम से कम एक जोड़ा होना आवश्यक है। छः के अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंडों में 5 नहीं आता, अतः 6 की पावर n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ऐसा आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें 6 की पावर n यहाँ लिखा हुआ है, 8 की पावर लिखा हुआ हो, 9 की पावर लिखा हुआ हो, तो आप उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है तो इसका मतलब उस संख्या का इकाई का अंक यानी उस संख्या के लास्ट में अंत में 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। और थ्योरी आपकी सेम टू सेम यही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया गया है कि व्याख्या कीजिए, इस टाइप से नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। उसे हमें प्रूव करना होगा कि ये एक भाज्य संख्या है और क्यों है। भाज्य संख्या क्वेश्चन में कहा गया है, लेकिन हमसे पूछा है कि क्यों है ये भाज्य संख्या, तो हमें इसे प्रूव करना है कि क्यों ये एक भाज्य संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इस संख्या में 2 पार्ट हैं, एक इतना और एक इतना, 5 अलग हैं। कैसे पता चला हमें, क्योंकि जो प्लस और माइनस का जो निशान होते हैं, यानी जो भी चिन्ह प्लस के और माइनस के होते हैं, वो संख्याओं को 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। यानी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, यानी ये एक भाग अलग हो जाएगा और ये एक भाग अलग हो जाएगा। दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा, ये हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 7 गुना 6, 5 चिकन 5, 1 बचेगा, 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 चिकन 5, यहाँ से 5 कॉमन आ गया। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 छिंग 42 और 3 दूनी 6। चार हमारा छूट गया ना, 4 और ले लेते हैं, 3 दूनी 6 चौक 24 और प्लस में 1। इन दोनों की गुना करेंगे तो ये आएगा हमारा 1008 प्लस 1, आगे क्या आ जाएगा 1009, दोनों को ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये जो संख्या हमारी बन के आई है इसमें 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड हैं, और जब 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं तो वह संख्या हमारी एक भाज्य संख्या हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये संख्या हमारी क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी, यानी यह हमारी एक भाज्य संख्या होगी। क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है वो है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होगा जो एक अपरिमेय संख्या होगी, और हमें उसे प्रूव करना होगा कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या हो जिसे हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, उसे हम सबसे पहले एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, और जो परिमेय संख्याएँ होंगी हमारी वो हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में उन्हें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्याओं को हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 क्या हो जाएगी हमारी, p अपॉन क्यू, जहाँ p और q क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। सहअभाज्य संख्याएं मतलब दोनों संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा और Q नॉट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो हर होता है हमारा वो कभी 0 नहीं हो सकता परिमेय संख्या में। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर करेंगे और दूसरी साइड में p अपॉन क्यू का भी होल स्क्वायर कर देंगे। √3 का स्क्वायर करने पर ये हमारा 3 आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि p स्क्वायर अपॉन में 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा और आंसर आएगा इक्वल में क्यू स्क्वायर, यानी p स्क्वायर को जब हमने 3 से भाग दिया तो आंसर आया क्यू स्क्वायर। लेकिन कितनी बार भाग दिया ये भी तो बात है। तो हमने मान लिया कि p स्क्वायर को हमने p को हमने 3 से भाग दिया और ये m टाइम दिया, तब आंसर m आया। क्योंकि अगर p स्क्वायर 3 से भाग जा रहा है तो p भी तो 3 से भाग हो जाएगा ना। जब p भी 3 से भाग हो जाएगा तो हमने मान लिया आंसर आएगा m, ठीक है। अब m को जब मैं 3 से गुना करूँगी तो फिर से p आ जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 10 को भाग दूँ किससे, 2 से, 10 को मैं 2 से भाग देती हूँ तो आंसर आ जाएगा मेरा 5, और 5 की और 2 की दोनों की मैं वापस से गुना कर दूँ तो आंसर आ जाएगा 10। समझ आया। तो उसी तरह से p को अगर मैंने 3 से भाग दिया तो आंसर आता है m। p हमारी एक फिक्स नंबर नहीं है, इसलिए मैंने एक संख्या मान लिया कि m आंसर आ रहा है, और m की अगर मैं 3 से गुना करूँगी तो वापस मुझे p मिल जाएगा। तो वही हमें यहाँ लिखना है कि जो p स्क्वायर है वो 3 से विभाजित हो जाता है, और अगर p स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो यानी कि p भी हमारा 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। और जब p भी 3 से विभाजित हो जाएगा उसके बाद हम लोग लिख देंगे कि p किसके बराबर होगा, 3m के बराबर होगा। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि p स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, और अगर p स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो p भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है। ऐसा अगर हो जाता है तो इक्वेशन 1 बना लेते हैं इस वाली इक्वेशन को। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, p की जगह पे 3m पुट कर देंगे, यानी p का मान 3m लिख देंगे। तो समीकरण 1 में p बराबर 3m रखने पर यहाँ पे हम लोग 3m लिख देंगे, 3q स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, p की जगह पे 3m लिख देंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 3q स्क्वायर, ये 3 3 जा 9, 3 3 9 हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, 3 से ही 9 कट जाएगा, 3 3 9, q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो 3q स्क्वायर के अपॉन में भी आ रहा है, यानी कि q स्क्वायर जो होगा वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, और जब q स्क्वायर 3 से पूरा पूरा विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा। तो लिख लेते हैं इसको, q स्क्वायर
3 से विभाजित होगा तब Q भी 3 से विभाजित होगा और जब ये दोनों ही P भी 3 से विभाजित है, Q भी 3 से विभाजित है, इसका मतलब इन दोनों का HCF 1 नहीं है। अगर 1 इनका दोनों का HCF होता तो ये 3 से विभाजित कैसे हो जाते? तो क्या लिख लेंगे हम लोग? ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 में संख्या P व Q स्मॉल है का HCF क्या है? नॉट इज इक्वल टू 1 नहीं है। इसलिए A और B सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और जब ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्यों नहीं है? हमने तो सह अभाज्य संख्याएं कहा था इन्हें, लेकिन ये सह अभाज्य संख्याएं प्रूव नहीं हुई। इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में मानकर चला था वो बात गलत है। अगर हमने सही बात मानी होती तो सही चीज़ प्रूव हो जाती, यानी कि हमारी कल्पना गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं एक बार फिर से इसको कैसे कैसे किया हमने ये। तो जो भी संख्या हमें अपरिमेय प्रूव करनी है, सबसे पहले हम उसको परिमेय मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, तो √3 बराबर P/Q हमने लिख लिया। P और Q क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, √3 का स्क्वायर किया, P/Q का भी स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद √3 3 हो जाएगा, P और स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अभी हम यहाँ देख सकते हैं 3 अगर P स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा, यानी कि P स्क्वायर 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, और जब P स्क्वायर 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो P भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है उसमें P बराबर 3m पुट कर दिया। 3m क्यों? हमने मान लिया कि P जो 3 से विभाजित हो रहा है वो m टाइम विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो m इसका आंसर आ रहा है, तो 3 की जब m से गुना करेंगे हम तो P आना चाहिए। तो P बराबर 3m रखने पर P की जगह पे हम 3m पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर, और P की जगह पे 3m आ गया। 3m का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो गया, और ये m स्क्वायर हो गया। 3 से 9 को काट देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ Q स्क्वायर बचेगा और यहाँ 3 बचेगा m स्क्वायर। जैसे हमने ऊपर कहा था वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। 3 अगर इसके डिवाइड में आ जाए Q स्क्वायर अपॉन 3, यानी कि Q स्क्वायर जो है वो 3 से पूरा पूरा विभाजित है, और जब Q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा। और जब दोनों संख्याएं P भी और Q भी दोनों ही 3 से विभाजित हैं, इसका मतलब ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, दोनों का HCF 1 नहीं है। और जब दोनों का HCF 1 नहीं है तो ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। और ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो अपनी माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये बात गलत है।
इसलिए हम लिख देंगे नीचे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक हो गया यहाँ तक। अगला एक जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वो इस टाइप से कोई भी नंबर लिख के पूछ लेंगे और आप लोगों से पूछ लेंगे कि बताइए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हमारा यही काम होगा कि हम उसको क्या कर लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। बच्चे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था, उसमें एक सिंगल नंबर लिखा हुआ था, जैसे √3 लिखा हुआ था। √3 की जगह √5 भी हो सकता है। तो जब हम लोगों को सिंगल नंबर देकर पूछा हुआ होता है तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। और अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा तो जो भी हमारा इसमें अपरिमेय संख्या होगी, जैसे यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या नज़र आ रही है √5, तो √5 के बराबर में, इक्वल में इसके हम एक परिमेय संख्या बना लेते हैं और फिर बाद में हम लोग बोल देंगे कि इसके बराबर में जो संख्या लिखी हुई है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या होगी, √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों संख्याएं बराबर नहीं हो सकती, इसका मतलब हमारी कल्पना जो थी वो गलत थी और ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसे लिखना है एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे कि माना 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 + 3√5 किसके इक्वल हो जाएगा, ये P/Q के, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q क्या होगा, Q होगा ≠ 0। ठीक हो गया यहाँ तक। 3√5 यही रहने देंगे, 2 हम लोग दूसरी साइड पे लिख लेंगे, P/Q माइनस का 2। साइन चेंज हो जाता है साइड चेंज करने के बाद, यानी जो संख्या प्लस में लिखी हुई है वो माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। आगे क्या करना है, √5 3 भी है, इसका सॉल्व अगर हम करेंगे तो P - 2Q अपॉन में क्या आ जाएगा, Q। 3 इसके मल्टीप्लाई में है, यहाँ इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो √5 = P - 2Q अपॉन 2Q। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ राइट हैंड साइड में जो हमारी संख्या लिखी हुई है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में जो √5 लिखा हुआ है वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब हमारी जो कल्पना थी, जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या है, वो बात गलत है। ठीक है, तो लिख देंगे P - 2Q चूँकि अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है। जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है और जो संख्या हमसे पूछी थी 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, प्लस में हो माइनस में लिखा हुआ हो, तो जो भी हमारा एक अपरिमेय संख्या वाली डिजिट होगी उसके बराबर में हम एक परिमेय संख्या बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, √5 के बराबर में एक परिमेय संख्या बना ली और बाद में क्या बोल दिया कि ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। और जब दोनों बराबर नहीं हो सकते, यानी कि हमने शुरू में जो माना था वो बात गलत मान ली थी और जो संख्या दी हुई है हमारी वो एक अपरिमेय संख्या होगी। एक क्वेश्चन और होता है इस टाइप से, ठीक है, जो कि एक भिन्न के रूप में लिखा हुआ होता है,
तो ऐसे क्वेश्चन में अभी हम यही करेंगे कि जो हमारी एक अपरिमेय संख्या है उसके बराबर में एक परिमेय संख्या बना लेंगे और सेम यही प्रोसेस लिख देंगे जो अभी हमने ऊपर लिखा। मान लेते हैं कि माना सबसे पहला जो लाइन होगी वो तो हमारी यही होगी कि मान लेंगे ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। 2/√5 एक परिमेय संख्या है। और जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2/√5 बराबर में आ जाएगा P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं होंगी और Q क्या होगा, Q≠0। इन संख्याओं का हम उल्टा कर देते हैं, यानी पलट देते हैं। √5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इधर से Q ऊपर पहुंच जाएगा और P नीचे आ जाएगा। तो दोनों पक्षों को पलटने पर √5/2 = Q/P। 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, √5 ऐसे ही रहने देते हैं, ये 2Q/ में क्या आ जाएगा P। अब ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों इक्वल कैसे हो सकती हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगी हमारी, इसलिए हम क्या बोल देंगे कि जो हमने कल्पना की थी स्टार्टिंग में वो गलत थी और 2/√5 हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी, वो परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी कि 2Q/P एक परिमेय संख्या है। जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। 2/√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक हमने पूरा चैप्टर अपना रिवीजन कर लिया। यहाँ तक कि जितने भी हमने क्वेश्चन किए इनमें सारे टाइप के क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं, जो भी आपके फर्स्ट चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में।